नए संसद के ऊपर में पक्ष और विपक्ष के तर्क आपने अलग अलग न्यूज चैनल और अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये न्यूज भूल भी चुके होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 चैप्टर में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये एक राजनीतिक मुद्दा है और वाकई में नए संसद भवन की भारत को आवश्यकता थी या नहीं। दूसरे चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑपोजिशन पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन को बायकॉट किए, और तीसरे चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संगोल जो कि एक आध्यात्मिक छड़ी है उसकी इतिहास क्या है और ऑपोजिशन पार्टी इसे भी क्यों बायकॉट कर रही है। बाकी एंड में हम एक आपको समरी भी देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आएगी। चैप्टर 1, तो क्या वाकई इस नए संसद भवन की हमें आवश्यकता थी? तो आपको बता दे, इस टॉपिक को हम 6 पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पुराने संसद भवन और नए संसद भवन के विशेषताओं के बीच में आपको इसके आंसर प्राप्त होंगे। तो आपको बता दे, वर्तमान समय के जो संसद थी उसे पूर्व में काउंसिल हाउस के नाम से जानी जाती थी और 1927 में ब्रिटिश के राज्य में इसे विकसित किया गया था। तो इसका जो ढांचा था या यूं कहे डिजाइन था, उसी रूप में डिजाइन किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद कोई भी बिल्डिंग पर्याप्त थी नहीं जिसे संसद भवन में कन्वर्ट किया जाए, तो इसीलिए इसी बिल्डिंग को संसद भवन में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन बीतते हुए समय के साथ मौजूदा हालत में इस भवन का जो डिजाइन है वो 2 सदन वाली विधायिका का समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन के तरफ से ये भी दलील दी गई कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुराने संसद भवन को मॉडिफिकेशन या यूं कहे रिनोवेट किया जा सकता था। देखिए, मौजूदा संसद भवन का जो डिजाइन है उसका कोई भी अभिलेख या यूं कहे दस्तावेज उपलब्धि नहीं था, तो इसके कारण इसमें मॉडिफिकेशन करना संभव ही नहीं था। वहीं आपको बता दे, इसमें कुछ निर्माण भी किए गए थे, लेकिन वो सभी निर्माण टेम्पररी बेस के लिए किए गए थे। उदाहरण के रूप में 1956 में 2 नई मंजिल इसके बाहरी वृत्तीय भाग में जोड़े गए थे, जिसके कारण सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया था और मूल भवन के आगे के हिस्से की शक्ल ही बदल गई थी। अब आपको बता दें, ये संशोधन प्राकृतिक प्रकाश को कम कर रही थी और इसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि जो सूर्य की किरण थी वो सदन में आना ही बंद हो गया। वहीं तीसरी पॉइंट में आपको बताते हैं कि मौजूदा भारतीय संसद जो है 545 लोकसभा सांसद हैं, जो कि साल 1971 में जनगणना के आधार पर आधारित है। इस संख्या को संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मुताबिक स्थिर रखा गया है। लेकिन इस दौरान भारत की आबादी 1971 और अभी के हिसाब से बहुत ही बदल चुकी है। आपको पता ही होगा कि भारत पॉपुलेशन के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो उस लिहाज से हर एक सांसद अभी के समय में औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद की तुलना में लमसम 5 लाख आबादी पे एक सांसद हुआ करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं 20 लाख का डिफरेंस है और दुनिया में ये सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग उठ रही है और इसी के मद्देनजर जब 2026 में पाबंदियां से मुक्त हो जाएगी तब इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं, जिस सदन में अभी के हिसाब से ही बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तो जो नए संसद आएंगे वो कहां बैठेंगे। तो इसीलिए नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता थी। वहीं चौथे पॉइंट में आपको बता दें, जो मौजूदा भवन थी वो पहले ही बेहद ज्यादा दबाव में थी। अब दबाव में कैसे थी? क्योंकि वर्तमान समय में जो संसद भवन थी वो भूकंप के लिहाज से सुरक्षित नहीं थी, और जो अलग अलग रिपोर्ट्स के डेटा कहते हैं उसके मुताबिक आधुनिकीकरण करने और भूकंप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने भवन को मॉडिफिकेशन करने की वजह नए संसद भवन की आवश्यकता थी। मौजूदा भवन का जो निर्माण हुआ है वो भूकंप जोन 2 में किया गया है, जो कि सुरक्षित मानी जाती है। वहीं पुराने जो भवन थे वो भूकंप जोन 4 में स्थित थी और बढ़ते हुए आबादी के कारण रिपोर्ट्स कहती है कि वो जोन 5 में बदल सकती थी। और क्योंकि मूल ढांचा इसका उपलब्ध नहीं था, इसका स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इस पे मॉडिफिकेशन या यूं कहें जांच पड़ताल भी नहीं की जा सकती थी कि ये भूकंप के लिहाज से सुरक्षित है कि नहीं। तो आप सोच सकते हैं, जिस सदन में देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के रक्षा मंत्री बैठते हैं, उस सदन में खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए भूकंप की वजह से, तो भारत की क्या छवि रह जाएगी पूरे विश्व में, और वो सिक्योरिटी को कितनी बड़ी चैलेंज भी है। मौजूदा सदन में लोकसभा की क्षमता 552 सदस्यों की बैठने की थी, वहीं सेंट्रल हॉल में 436 व्यक्ति आराम से बैठ सकते थे। लेकिन संयुक्त सत्र के दौरान सीटों की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि सीट बचते ही नहीं थे और लोकसभा के गलियारों में लमसम 200 अधिकतम सीट लगाई जाती थी सांसद के बैठने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में मिनिस्टर्स को सदन में अलग से चेयर लगा के बैठने पड़ रहे हैं, क्योंकि सीट्स नहीं है।
और आपको बता दें, जैसा कि हमने कहा था कि जिस सदन में देश के प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, देश के गृह मंत्री बैठ रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री बैठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि इतने क्राउडेड रहने की वजह से यहाँ पे सुरक्षा भी उस हिसाब से प्रदान नहीं की जा सकती थी। वहीं आपको बता दें, पुराने संसद भवन में मंत्री के कार्यालय, बैठक कक्ष या भोजन सुविधाएं या यूं कहे प्रेस कक्ष की जो सुविधाएं थी वो अनुकूल ही नहीं थी, वहां पे भी बहुत दिक्कत होती थी। वहीं आपको लास्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि नए संसद भवन में इन सब बारीकियों को कैसे ध्यान में रखा गया है। देखिए, नए सदन को बनाने में जो कुल लागत आई है लमसम 862 करोड़ रुपए आई है। वहीं इसका जो निर्माण है वो देश की अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की है। इसका जो ढांचा तैयार किया गया है वो भी एक भारतीय के द्वारा किया गया है और इसका शिलान्यास और उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो जो गुलामी की जो जंजीर थी उसे भारत ने अब पीछे छोड़ दिया और जो बढ़ते हुए समय की मांग थी। वहीं आपको बता दें, जो नए संसद भवन का स्ट्रक्चर है वो भूकंप जोन 2 में है, जो कि सुरक्षित मानी जाती है। और नए भवन में लोकसभा कक्ष में लमसम 1272 सदस्यों के लिए सीट है, ताकि दोनों सदन का जो संयुक्त सत्र हो वो बहुत आसानी से आयोजित किया जा सके। वहीं लोकसभा भवन में 888 सदस्यों के लिए सीट है, जबकि 336 लोगों के लिए विचारक दीर्घ गैलरी में स्थान है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा कक्ष में भी मौजूदा भवन के तुलना में 280 सदस्यों की बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 384 कर दी गई है। और तीसरी तरफ नए भवन में सभी मंत्रियों के लिए कार्यालय भी बनाए गए हैं। इस सुविधा के अनुसार नए भवन का स्ट्रक्चर या यूं कहे डिजाइन बनाई गई है और उसी रूप में इसे देश को सौंपा गया है। अब हम अपने पुराने सवाल पे वापस आ जाते हैं कि क्या नए संसद भवन की देश को आवश्यकता थी। तो इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप सबको भी यही लगता होगा कि हाँ, नए संसद भवन का निर्माण देश और समय की मांग थी, क्योंकि 100 साल पुरानी संसद भवन को रिनोवेट करना या मॉडिफिकेशन करना एक सकारात्मक कदम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ये ब्रिटिश के जमाने की बनी हुई बिल्डिंग थी जो कि गुलामी का एहसास कर रही थी। चैप्टर 2, क्यों अपोजिशन पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन को बायकॉट कर। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। जो पहला कारण विपक्ष लगा रहे हैं वो इसकी लागत है, यानी कि इसकी कॉस्ट है डेवलपमेंट, और दूसरा डिस्कशन, यानी कि विपक्ष के साथ इसकी डेवलपमेंट से पहले कोई भी डिस्कशन नहीं करी। अपोजिशन का ये भी मानना है कि ये जो निर्माण हुई है, जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत की गई है, इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था पुराने संसद भवन को रिनोवेट या मॉडिफिकेशन करने में, जो कि 1927 में बनी थी। देखिए, एक बिल्डिंग जो कि 1927 में बनी थी और लमसम 100 वर्ष पूरे कर चुकी है, उसमें बार बार पैसे लगाना और दूसरी तरफ एक नए संसद भवन को बनाना। और मुझे लगता है कि ज्यादातर व्यूअर्स का जवाब यही होगा कि नए संसद भवन का जो निर्माण है वो एक सकारात्मक कदम है। और यहाँ तक हमें देख के यही लग रहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होनी चाहिए थी, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वहीं ऑपोजिशन का जो चौथा तर्क है कि जिस तरह से इसमें इन्वेस्ट की गई है उसे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता था। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से मेजॉरिटी पॉपुलेशन को खुश करने के लिए उनकी विशेषताओं को इसमें प्रज्वलित की गई है, ना कि माइनॉरिटी को। चैप्टर 3, नए संसद भवन की उद्घाटन को तो बाइकआउट करना समझ में आती है, लेकिन संगोल एक आध्यात्मिक छड़ी की बाइकआउट करने की वजह क्या है। देखिए, संगोल की डिटेल जानने से पहले आपको रामायण और महाभारत की कुछ अंश जाननी बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है भारतीय साहित्य, कला, संगीत और वास्तुकला के सृजनात्मक अभिव्यक्ति को समझना। देखिए, महर्षि व्यास कहते हैं कि जब भीष्म पितामह तीरों के बिस्तर पे लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर को राजनीति का ज्ञान वर्धन करते हैं, और इस कार्यक्रम को भारतीय संस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। वेदों में शासन और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है, और इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई शासक राजगद्दी संभालता था उसे दंड देने का शक्ति जहां प्रदान की जाती थी, तो वहीं लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों को बनाने का भी शक्ति दी जाती थी। अब आपको बताते हैं संगोल क्या है। देखिए, संगोल कोई हथियार नहीं, संगोल एक सजावटी छड़ी है जो कि शासकों द्वारा औपचारिक अवसरों पर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में रखी जाती है। ये तमिल में संगोल कहलाती है और इसका अर्थ होता है धन से भरा हुआ। संगोल को भारत के स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक मानी जाती है। देखिए, पवित्र संगोल तमिलनाडु गीतों और चोल साम्राज्य से जुड़ी है, न केवल भारत की एकता
का प्रतीक है, बल्कि इसका आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रतिष्ठित करता है। और इसी वजह से संसद में संगोल का होना हर किसी को याद दिलाएगा भारत की संस्कृति, प्रधानता और न्यायपूर्ण शासन के योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। यह नवीन और प्राचीन भारत के बीच का पुल की भूमिका निभाएगा। देखिए, संगोल के इतिहास तो हम समझ गए, अब हम जानते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी इस पे भी राजनीति क्यों कर रही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे देश के, उन्हें ही 14 अगस्त 1947 को रात लमसम 10:45 में संगोल भेंट की गई थी, यानी कि उपहार के रूप में दिया गया था। हालांकि कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो इसे देश की संपत्ति या यूं कहे देश के उपहार ना समझ के इसे अपने उपहार के रूप में तमिलनाडु के एक संग्रहालय में रखवा दिया गया, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में इसका फिर से स्थापना की और देश को सौंप दिया। अब आपको हम कुछ दूसरे देश के संसद भवन की डिटेल बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा कि कैसे अपने देश की संस्कृति और कल्चर को दूसरे देश अपने संसद भवन में प्रकाशित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नई संसद भवन भूमि, वनस्पति और प्रकाश की गुणवत्ता के अनुसार प्राकृतिक को जोड़ने वाली डिजाइन के रूप में जानी जाती है, और इसका जो डिजाइन है वो किसी बूमरैंग की संरचना की तरह दिखती है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो मौजूदा पार्लियामेंट भवन, जिसे देशामाय जेफरी बावा द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसका जो डिजाइन है वो तैरता हुआ महल की शैली में अनुकरण करने के लिए बनाया गया है। बाकी हम इस मुद्दे को आप व्यूअर्स पे रखते हैं। आपका क्या सजेशन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।